In the last few videos, I talked about the political development or the political history of the Mughal Empire. So we saw that the first Mughal emperor, Babur, he came to India in 1526. He was succeeded by his son Humayun, who ruled from 1530 to 1540 and then from 1555 to 1556. इसके बीच के जो 15 साल है वहाँ पे सू डायनेस्टी आती है. After Humayun, we saw that his son Akbar ruled India from 1556 to 1605 और 1555 में 56 में सॉरी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी और यहाँ पे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. फिर अकबर का बेटा जहांगीर रूल करता है. जहांगीर रूल करता है 1605 से 1627 तक. 1627 से जहांगीर का बेटा शाहजहां जो रूल करता है 1627 से 1656 तक. और फिर आता है औरंगजेब 1656 से 1707 तक. और 1707 के बाद मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है. तो मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है 1707 पे. तो हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री मुगल एम्पायर की देख ली थी, मुगल एम्पायर्स की देख ली थी. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वर द कंडीशंस व्हेन मुगल वर रूलिंग इंडिया. कंडीशन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, और ट्रेड कैसा होता था, और उसके साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर और म्यूजिक कैसा था. ये सब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे. ये वाली वीडियो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर मेंस के इसमें से मेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सबसे पहले हम सोशल लाइफ देखेंगे मुगल एम्परर्स की, कि मुगल एम्परर की सोशल लाइफ कैसे होती थी. सोर्स क्या है, हमें हिस्ट्री कैसे पता चलती है. अब बहुत सारे इंडिजिनस सोर्सेज भी है और मोस्टली फॉरेन अकाउंट्स भी है. हमें पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, और वो फिर इंडिया आती है. बट उससे पहले बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया में आ चुकी थी और वो ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी. तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता था. आप देखिए कि लोग आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो जो लोग आते थे वो भी अपने रिकॉर्ड्स या फिर अपना अकाउंट बिल्कुल मेंटेन करते थे. तो उसके बेसिस पे भी हम इंडिया के इस टाइम की हिस्ट्री को पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इन एक्सटर्नल सोर्सेज के अलावा जो ये फॉरेन अकाउंट्स हैं, इनके अलावा इंडिजिनस सोर्सेज भी है. हम देखेंगे अकबरनामा, और हमने ये भी देखा था तुजुक बाबरी. ये सब मुगल एम्परर्स के खुद के अकाउंट्स से, खुद की बायोग्राफी थी. इसमें भी कंडीशंस के बारे में दे रखा है, ठीक है. तो अब हम सोर्सेज हमने देख लिया कि यूरोपियन ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है, वो इकोनॉमिक कंडीशन बताते थे इंडिया की. उन्होंने बता रखा था कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है. बट ये सब सिर्फ नोबल्स और एरिस्टोक्रेसी क्लासेस के पास है. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो गरीब था, मतलब जो पीजेंट्स थे या आर्टिसंस थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे. वहाँ उस उनमें काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी सफरिंग्स थी. बट जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ठीक है, जो नोबल्स थे, जो उलेमास थे, या फिर जो मुगल एम्परर के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी काम करते थे, उनके सिपाही थे, कोई भी हो, जो भी एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जो भी एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हुआ करता था. वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे. इवन जो नोबल्स थे वो ये चाहते थे कि वो बिल्कुल मुगल एम्परर की लाइफ जिए, ठीक है. जैसे मुगल एम्परर अपनी लाइफ जीता था, वो अपने एक्सपेंडिचर्स करता था, उसी हिसाब से नोबल्स भी अपने एक्सपेंडिचर्स वैसे ही करते थे. इतना ज़्यादा पैसा था. तो ये मुगल नोबिलिटी में यही आता है कि जो नोबल्स थे वो प्रिविलेज क्लास थी. उन्हें प्रिविलेज क्लास मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था ज़्यादा, ठीक है. देना पड़ता होगा बट इतना नहीं देना पड़ता होगा जितना पीजेंट्स को या फिर आर्टिसंस को देना होता था, ठीक है. टैक्स नहीं देना, अगर उनके कुछ छोटा मोटा क्राइम भी होता था तो वो नज़रअंदाज हुआ जाता था. तो दे वर द प्रिविलेज क्लास. जो नोबल्स थे मोस्टली वो टर्क्स थे या फिर अफगान्स थे. हमें पता है कि जो मुगल्स है वो टर्क्स प्लस मंगोल्स है, दोनों का मिक्सचर ये मुगल्स है. बट इन्हें टर्क्स ही माना जाता था मोस्टली, ठीक है. तो टर्क्स थे, तो टर्क्स नोबल क्लास में तो होंगी.
पर टर्क्स के अलावा अफगान्स भी थे। हमें पता था शेर शाह की डायनेस्टी जो थी, सूरी डायनेस्टी, वो बिहार के पास थी, या फिर हम कहें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले एरिया में काफ़ी प्रेवलेंट थी। तो अफगान्स भी मुगल की एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल्स के नोबल में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड थे। ऑल दो टर्क्स और अफगान्स के बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी, टसल रहती थी कि कौन किसकी ज़्यादा पावर सुप्रीम है, या फिर किसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन कमांडर को या फिर एम्परर को राय दे या फिर कोई डिसीजन के लिए बोले। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये टर्क्स और अफगान्स में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी। काफ़ी लोग इंडिया में सेटल हो गए थे, उन्होंने अपना इसे परमानेंट होम बना दिया था, जिससे इंडियनाइजेशन हो गया। हम देखेंगे, हमने ये भी देखा था एंशियंट हिस्ट्री में, जो ग्रीक इन्वेजन हुए थे, ठीक है, वो लोग फिर वहाँ पे रहे, वो उन लोगों की जो क्षत्रिया थी, क्षत्रिया के साथ उन लोगों के इंडियनाइजेशन हुआ, और फिर वहाँ से राजपूत क्लैन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इंडियनाइजेशन होगा। जो टर्क्स थे, वो जो अरब्स थे, वो इंडिया में आके सेटल हुए, वहाँ पे उनको इंडियनाइजेशन हुआ, इंडियन से शादी करी इन्होंने, फिर एक उनकी अलग ही कम्युनिटी बनी, ठीक है, जिसे हम इंडियन मुस्लिम कहते थे। कुछ लोग कन्वर्ट भी हुए, उनसे शादी हुई। तो जो इंडियनाइजेशन होता रहा, तो ये पूरी ही इन लोगों ने अपने से घर बना लिया, तो इंडिया को अभी एक घर की तरह समझते थे, ये फॉरनर्स नहीं रहे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी दी जाती थी, जो भी नोबल्स होते थे, बट इनके एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई थे। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, वो बिल्कुल मुगल एम्परर की ही तरह थी। ठीक है, ये इन लोगों के पास लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, सर्वेंट्स थे। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने देखा था कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, मनसबदारी या फिर जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, तो उसमें रैंक्स दी जाती थी या फिर मनसब दिया जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से भी इन्हें बहुत सारे हॉर्सेस, बहुत सारे एलिफेंट्स या फिर बहुत सारे सोल्जर्स को मेंटेन करना पड़ता था। मतलब नोबल की खुद की ही एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। इतनी ज़्यादा पावर थी और इतनी ज़्यादा ये प्रिविलेज क्लास थे। फिर अब हम देखेंगे जो बाकी के लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, फिर रूरल मासेस थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। जो वेल्दी पीपल थे, वो तो सिल्क और कॉटन के नीचे पहनते ही नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल फाइन कॉटन, जिसे हम मुस्लिन भी बोलते हैं, नॉट मुस्लिम, मुस्लिन, MUSLIN, मुस्लिन। तो जो रिच पीपल थे, मुस्लिम या फिर फाइन सिल्क क्लोथ पहनते थे। बट जो पुअर थे या फिर जो रूरल मासेस थे या जो जनता थी, कॉमन पीपल थे, वो लोग बिल्कुल मिनिमम क्लोथिंग होते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो विंटर्स में भी मतलब कुछ वार्म पहन ले। बिल्कुल मिनिमम जितनी हो सकती है उतनी वो पहन पाते थे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं होता था, टैक्सेस हाई थे, प्रोडक्शन इतनी थी नहीं, तो बिल्कुल मिनिमम वो लोग पहनते थे। डेक्कन के लोगों के पास तो चप्पल या जूते भी नहीं थे, ठीक है, ये सब नोटेड है। जो फॉरेन अकाउंट ट्रैवलर्स है, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट है, उसमें सब कुछ मेंशन है कि जो डेक्कन में लोग रहते थे, उन लोगों के पास तो चप्पलें भी नहीं थी पहनने के लिए, वो बिल्कुल नंगे पैर चलते रहते थे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा गरीबी रूरल मासेस में देखी गई थी। खाने में वो लोग राइस, मिलेट्स और पल्सेस, तो ये कॉमन फूड था। ठीक है, घी और ऑयल ये काफ़ी सस्ता मिलता था, बट जो नमक या फिर चीनी है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी और कॉमन लोग इसे खाना अवॉइड करते थे। वो लोग घी या फिर ऑयल हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेस, ये सब लोग खाते रहते थे। कैटल रखते थे। अब कैटल रखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री भी होती होगी, तो मिल्क की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी थी, मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल था, और मिल्क इजीली अवेलेबल था, इसी की वजह से घी या फिर और भी जो भी मिल्क प्रोडक्ट होंगे, पनीर वनीर, वो भी सब इजीली अवेलेबल हो जाते थे। तो ये थी सोशल लाइफ। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी मुगल्स की। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर पे मैंने जैसे आपको बताया, वीट, राइस, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, ये सब कल्टीवेट होते थे। ठीक है, वीट कॉमन है, गेहूं, राइस चावल हो गए, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, ये सब कल्टीवेट होते थे। आप हम देखेंगे कि ये एंशियंट टाइम से यही चीज़ कल्टीवेट हो रही है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ। बट 17th सेंचुरी आते आते काफ़ी चीज़ें नई ऐड हुई। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स तो पहले भी थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडिगो कल्टीवेट होता था, कॉटन कल्टीवेट होने लगा था काफ़ी बाद में आके। हमने देखा था कि जब हम पहले नियोलिथिक पीरियड आ गया था, तब कॉटन कल्टीवेट धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉप्स कॉटन थे, इंडिगो थे, शुगर केन थी, ऑयल सीड्स थी। बट 17th सेंचुरी के आते आते दो नए क्रॉप आए। एक तो टोबैको, ये कमर्शियल क्रॉप में गया, और एक मेज, ये नॉर्मल क्रॉप में गया। ठीक है, तो टोबैको और मेज 17th सेंचुरी के आसपास आते आते डेवलप हो गए। साथ में फिर बाद में 18th सेंचुरी के पास पोटैटोज आए, या फिर रेड चिलीज भी आई। हम देखेंगे पोटैटोज और रेड चिलीज ये सब यूरोपियन ट्रैवलर्स लाए हैं।
बट जो टबैको है, मेज़ है, ये भी वैसे यूरोपियन लाया, बट मुस्लिम्स भी इसे कल्टीवेट करवाते थे और फिर उनका एक्सपोर्ट होता था या फिर वो ट्रेडिंग होती थी। तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, वीट होती थी, राइस होती थी, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, ये सब तो कल्टीवेट होते थे। कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, ऑयल सीड्स। और 17th सेंचुरी में टोबैको एंड मेज इंट्रोड्यूस हो गए थे। 18th सेंचुरी में पोटैटोज एंड रेड चिली को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको नई नई टर्म्स सुनने के लिए मिल सकती है। इंडिया की जो ट्रेडिंग क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। ठीक है, अब आप देखिए मुगल्स ने रूल करा है कब से, 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। आई मीन अराउंड ये पूरे 400 साल के आसपास इन्होंने रूल करा है। जो प्रोमिनेंट मुगल्स थे उसके बाद भी रूल करा है, 1857 तक रूल करा है, बट 1707 तक मिडेवल हिस्ट्री में उन्होंने रूल करा है, मिडेवल टाइम पे। तो जो इस टाइम पे जो ट्रेडिंग क्लासेस थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। अब वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, वो बट गई थी, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन उनका हुआ था कि इस कम्युनिटी के लोग सिर्फ ऐसे ट्रेड करेंगे, अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये इस वाली कम्युनिटी के लोग करेंगे, अगर लंबा सफर तय करना है तो वो इस वाली कम्युनिटी के लोग के करेंगे। तो पूरी वेल ऑर्गेनाइज थी और हाईली प्रोफेशनल थी, अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली रहती थी और पैसा बनाने के चक्कर में ये लोग रहते थे। जो सेठ होते थे और बोरा होते थे, बोरा एक ट्रेडिंग क्लास थी और सेठ अलग। तो सेठ और बोरा लोग ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते थे और लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस में कौन हो गया, एक हो गया सेठ, एक हो गया बोरा। ठीक है, लोकल ट्रेडर्स भी थे जो आसपास के ट्रेड करते थे, उसे बोलते थे बानिक। तो तीन वर्ड्स तो हमने यहीं पे देख लिए, सेठ, बोरा और बानिक। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेठ और बोरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, अगर इंडिया में ही कहीं बहुत दूर जाना है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ये जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, तो ये कौन करता था, सेठ या फिर बोरा। फिर जो बानिक होते थे वो लोकल ट्रेडिंग करते थे, जैसे एक लोकेलिटी में ही प्रोड्यूस हुआ उसी सिटी में उन्होंने सेल कर दिया, तो जो ट्रेडिंग हुई वो लोकली हुई, तो उन लोगों को बानिक कहते थे। फिर एक क्लास थी बंजाराज, ये भी ट्रेडिंग क्लास थी और ये दूर दूर ट्रैवलिंग करते थे, बट डिफरेंस ये होता था कि ये लोग बल्क में ट्रैवल करते थे या फिर बल्क में ट्रेडिंग करते थे। जो बोरा और सेठ होते थे वो थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते थे और फिर बेच देते थे, बट जो बंजारे थे ये एक बार में पूरा बल्क में, हैवी गुड्स बहुत होते हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े जो उठाए भी नहीं जाते, वो वाले गुड्स बल्क में ले जाके तब सेल करते थे। और ये ऑक्स होते थे, उनके पीठ पे ले जा रहे हैं, इस टाइप के लोग ये ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ही होती थी। तो बंजारा, सेठ और बोरा थोड़े सिमिलर ही है, इन तीनों में ही लॉन्ग डिस्टेंस होती थी, बट सेठ और बोरा थोड़ा लाइट गुड्स देते थे, जो बंजारा था वो बल्क में गुड्स देते थे। गुजरात में भी ट्रेडिंग होती थी, गुजरात एक प्रोमिनेंट सेंटर बनता है ट्रेडिंग का। गुजरात में जो मर्चेंट्स थे वो हिंदूज भी थे, जैन्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, तो आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, हिंदूज, जैन्स, मुस्लिम सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कम्युनिटी या फिर एक रिलीजन तक स्पेसिफाइड है या फिर एक कम्युनिटी एक रिलीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग करता था। तो गुजराती ट्रेडर्स में हिंदूज भी थे, जैन्स भी थे और मुस्लिम्स भी थे। राजस्थानी जो मर्चेंट्स थे उन्हें ओसवाल बोलते थे या फिर महेश्वरी या फिर अग्रवाल। ठीक है, राजस्थानी के जो मर्चेंट्स थे उनमें ये तीन ट्रेडिंग क्लासेस इंपॉर्टेंट थी, ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल। और इन्हें मारवाड़ी ट्रेडर्स भी बोलते थे। तो जो राजस्थानी ट्रेडर्स थे या राजस्थानी मर्चेंट्स थे वो मारवाड़ी ट्रेडर्स थे, उन्हें मारवाड़ी ट्रेडर्स भी बोलते थे। वो कौन कौन थे, ओसवाल, महेश्वरी और अग्रवाल। तो ये सब तो हम देखेंगे इंडिजीनियस ट्रेड हो रहा है, बट अब फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड होता था। वो कौन करते थे, वो मुल्तानीज या अफगानीज करते थे। ठीक है, मुल्तानीज और अफगानीज मुस्लिम में करते थे। खत्रीज, खत्रीज एक नई ट्रेडिंग क्लास आने लगी थी और ये सब सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड की ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था वो मुल्तानीज, अफगानीज, खत्रीज का था। अग्रवाल, महेश्वरी और ओसवाल इन्हें मारवाड़ी ट्रेडर करते थे, राजस्थान में लोग रहते थे। ठीक है, गुजरात में हिंदू भी थे, जैन भी थे, मुस्लिम्स भी थे। बंजारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करते थे बट बल्क में करते थे। सेठ बोरा लॉन्ग डिस्टेंस करते थे बट ये लोकल लोकल ये मतलब ये लाइट लाइट कुछ ले करते थे ट्रेडिंग। और जो लोकल करते थे उन्हें कहते थे मानिक। तो ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
अब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या-क्या सामान होता था। हमें पता है कि मुल्तानीज़, अफ़गानीज़ और खत्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। बट क्या-क्या सामान इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता था? बंगाल शुगर, राइस, मुस्लिम और सिल्क एक्सपोर्ट करती थी। देखिए, मुस्लिम ये कॉटन ही है, बट फाइन कॉटन। सिल्क, हमें पता है वहाँ पे सिल्क बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा शुगर और राइस। ठीक है, तो चार चीज़ें बंगाल से एक्सपोर्ट होती थी: शुगर, राइस, मुस्लिम और सिल्क। अब आप मानिए, सो देखिए कि एक रीजन से इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक यूजेज है वो पूरी हो जाती थी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इन लोगों की प्रोडक्शन होती थी, सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि डोमेस्टिक डिमांड भी कम पड़ रही थी। तो इसलिए ही यहाँ से कॉटन और राइस, मुस्लिम और सिल्क एक्सपोर्ट होती थी सेंट्रल एशिया में। अब हम देखेंगे होती कहाँ से है। होती थी गुजरात से। गुजरात एक एंट्री पॉइंट था फॉरेन गुड्स के लिए। ठीक है, इंडिया से सारा सामान गुजरात तक जाता था और बाहर से सारा सामान इंडिया में गुजरात से आता था। ठीक है, तो गुजरात इसलिए ही बहुत ही एक बड़ा आज भी प्रोमिनेंट सेंटर है। जितनी भी फाइन टेक्सटाइल्स होती थी जैसे सिल्क हो गई या मुस्लिन हो गई, ठीक है, ये सब इंडिया में गुजरात के थ्रू ही लिया जाता था। इंडिगो एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया से इंडिगो आता था बिहार वाली साइड से। फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट होते थे नॉर्थ इंडिया से, ये सब गुजरात से ही होते थे। हम इंपोर्ट क्या क्या कराते थे? हम टिन कराते थे, ठीक है, कॉपर कराते थे, घोड़े करवाते थे। जो घोड़े हैं हम अरब से इंपोर्ट कराते थे, वॉर हॉर्सेस। ये जो इंडिया के घोड़े थे उनसे काफी ज्यादा ताकतवर थे, काफी ज्यादा तेज भागते थे, तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के घोड़े, इसलिए ही इन्हें वॉर हॉर्सेस बोलते थे। और लग्जरी आइटम में आइवरी, आइवरी भी हम इंपोर्ट कराते थे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हम रखते थे गोल्ड से, गोल्ड और सिल्वर से। ठीक है, अगर हम इतना इंपोर्ट करा रहे हैं या इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मतलब अगर हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया उस टाइम पे एक एक्सपोर्टिंग कंट्री था, इंपोर्ट बहुत कम होता था, ज्यादातर वो एक्सपोर्ट होता था। बट हमें बैलेंस भी रखना पड़ता था ताकि इंडिया की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट ना हो जाए फिर डिप्रिशिएट नहीं हो जाए। हम ये वाला कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में करेंगे जो जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए हम गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट होता था तो लोगों के पास जो पैसा आता था वो गोल्ड और सिल्वर में खरीदते थे। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती थी बाकी चीज़ों के लिए। अब मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी तो इन्फ्लेमेशन भी या फिर जो महंगाई है वो कंट्रोल में रहती थी। तो ये होता है इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब। ये हम बाद में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे जब हम इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हम गोल्ड और सिल्वर से मेंटेन रखते थे। तो ये थी इकोनॉमिक लाइफ। अब हम आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। मुगल पीरियड का या फिर मुगल एम्पायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुगल्स इंडिया को बहुत सारे प्यारे प्यारे आर्किटेक्चर देके गए हैं जो आज बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं। आर्किटेक्चर में मुगल्स ने फोर्ट बनाए थे, पैलेसेस बनाए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए थे, मॉस्क्स बनाए थे और मौसोलियम्स बनाए थे। ठीक है, तो फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉस्क और मौसोलियम्स, ये सारी चीज़ें मुगल की देन है इंडिया को। मुगल्स का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, वो एक कॉम्प्लेक्स सा बनाते थे जिसके बीच में पानी चलता रहता था। मतलब एक कोई नदी आ गई या फिर नदी के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, जिसे वो गार्डन बोल देते थे और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाते थे, बहुत प्यारा गार्डन सा बना देते थे। ठीक है, तो ये उनका एक प्रोमिनेंट फीचर है। कश्मीर में निशार बाग ऐसा है, शालीमार बाग है, और ये लाहौर में है शालीमार बाग, और पिंजौर गार्डन ये पंजाब में है। तो ऐसे कुछ गार्डन्स अभी तक है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये गार्डन है बीच में और ये नदी बह रही है, ये यहाँ पे पूरा ये गार्डन इन्होंने बना रखा है। तो ऐसा सा भी आर्किटेक्चर हम देखने के लिए मिलेगा मुगल्स के टाइम पे। तीन एग्जाम्पल है उसके, कौन कौन से? निशार बाग कश्मीर में, शालीमार बाग लाहौर में और पिंजौर गार्डन पंजाब में। ये तीनों ही काफी फेमस है, तो आपने इनके नाम सुने होंगे। एक बार आप इन सबको ना गूगल पे सर्च करके देखिए, जब आपके सामने इमेज होगी तो आपको याद करने में ईजी होगा। हमने देखा था जब हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे कि उसने बिहार में एक जगह है सासाराम, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मौसोलियम बिल्ड कराया है जो इंडिया की फाइनेस्ट आर्किटेक्चर भी मानी जाती है। मौसोलियम भी एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके बीच में एक टूम्ब होता है। ठीक है, यहाँ पूरा वो गार्डन होता है और पानी बह रहा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा गार्डन होता है।
टूम्ब होता है सिर्फ जहाँ पे टूम्ब होता है, उसमें गार्डन वार्डन नहीं होता, बट मौसोलियम में गार्डन भी होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, वो बिल्डिंग्स बहुत सारी होती है और एक टूम्ब भी होता है, तो उसे मौसोलियम कहते हैं। तो शेर शाह ने सासाराम में बनवाया था, बिहार में, ठीक है। और ओल्ड फोर्ट शेर शाह ने बनाई थी दिल्ली में, ये भी हम देख चुके थे। पुराना किला जिसे भी बोलते हैं, पुराना किला है, उसके बराबर में ही पुराना किला के कॉम्प्लेक्स में ही जू है, जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है इंडिया का, वो पुराना किला के बिल्कुल बराबर में ही है, मतलब सेम ही कॉम्प्लेक्स में है। तो वो सब शेरशाह सूरी ने बनाए थे, मौजोलियम सासाराम में और ओल्ड फोर्ट। अकबर के टाइम पे भी हमने देखा था, जब पढ़ रहे थे, अकबर ने भी बहुत सारी फोर्ट्स बनाई थी, जैसे आगरा स्टोन, जैसे आगरा फोर्ट, ठीक है। आगरा में अकबर काफ़ी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल कैपिटल थी, वो आते जाते रहते थे, और आगरा में ही उन्होंने आगरा फोर्ट बनाई थी, जो पूरी रेड सैंडस्टोन से बनी है। और बाकी उन्होंने फतेहपुर सीकरी में पूरा एक पैलेस बनाया था, ठीक है। वो फोर्ट भी थी और वो पैलेस भी था, पैलेस और फोर्ट का मिक्सचर था। वो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। हमने देखा था कि अकबर ने अपनी कैपिटल दिल्ली से फतेहपुर सीकरी को शिफ्ट कर दिया था बाद में, ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, जो फतेहपुर सीकरी में पैलेस कम कॉम्प्लेक्स है, इसमें गुजराती स्टाइल भी है और बंगाली स्टाइल भी है। तो गुजराती और बंगाली स्टाइल, दोनों स्टाइल की बिल्डिंग्स इस कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। उसके अलावा एक मस्जिद भी है, जिसे जामा मस्जिद बोलते हैं, और उस मस्जिद में जाने के लिए एक गेटवे है, ठीक है, उसे हम बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा मस्जिद के लिए जाता है, जामा मस्जिद के लिए, और इसे हम लॉफ्टी गेट भी बोलते हैं। बुलंद दरवाज़ा को इंग्लिश में लॉफ्टी गेट बोला जाता है। बाकी जोधाभाई पैलेस भी है, पंचमहल, ये सब इस फतेहपुर सीकरी के पैलेस कम फोर्ट में है, तो काफ़ी फेमस है, आगरा के पास पड़ता है, आपको जाना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छी जगह है। अकबर ने हुमायूं टूम्ब भी बनाया था, हुमायूं अकबर के फादर थे, तो हुमायूं के लिए, अपने फादर के लिए, ये हुमायूं टूम्ब बनाया था, दिल्ली में निजामुद्दीन के एरिया के पास पड़ता है। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसिव डोम है मार्बल का, ठीक है, तो वो फेमस बन जाता है। तो ये सारे आर्किटेक्चर थे। फिर अकबर के बेटे जहांगीर ने अकबर का टूम्ब बनाया था सिकंदर में, ठीक है, ये भी आगरा के पास पड़ता है, वो जहांगीर ने कंप्लीट कराया, ये रहा अकबर टूम्ब। नूरजहां ने अपने फादर के लिए टूम्ब बनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये टूम्ब उसने इतुमदुल्ला के लिए बनाया था। इतुमदुल्ला हमने देखा था कि नूरजहां के फादर थे। तो आगरा में इतुमदुल्ला टूम्ब भी बनाया गया है। वो पूरा व्हाइट मार्बल से बना के है, जिसपे फ्लोरल डिजाइन है, तो पूरा व्हाइट मार्बल है, मान लीजिए पूरा व्हाइट मार्बल है, ठीक है, और उस पे प्यारे प्यारे छोटे से फ्लोरल फ्लोरल डिजाइन दिए हुए हैं। इस पूरे वर्क को हम कहते हैं पेतरादुर, ठीक है। ये सबसे पहले नूरजहां ने स्टार्ट करवाया था अपने फादर की टूम के लिए, इतुमदुल्ला के लिए, आगरा में जो उसने बनाई थी, व्हाइट मार्बल के ऊपर फ्लोरल डिजाइन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। इस पूरे वर्क को कहते हैं, मतलब जो व्हाइट मार्बल पे फ्लोरल डिजाइन आ रहा है और सेमी प्रीशियस स्टोन का यूज हो रहा है, इस वाले वर्क को कहते हैं हम पीतरदुरा। अब हम देखेंगे जो पीतरदुरा है, ये शाहजहां भी बनाएंगे, ठीक है, ताजमहल में। ताजमहल ताजमहल में शाहजहां ये पीतरदुरा का वर्क यूज करते हैं। और फिर हमें पता है कि ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना है, और उसके ऊपर पहले ये पीतरदुरा का वर्क था, उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे, पर वो बाद में लोग ले गए थे, लूट गया था पूरा, तो वो खत्म हो गया था। बट पीतरदुरा से ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन भी कराई थी। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया, लाल किला, जो दिल्ली में है। उसके अंदर रंग महल भी है, दीवाने अम भी है, दीवानी खास भी है, ये तो आपको पता होगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद भी बनाई है आगरा में, और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, वो भी रेड स्टोन से बनाई है, वो सब शाहजहां में ने ही बनाई है। तो शाहजहां के टाइम पे हमने देखा कि कितने सारे आर्किटेक्चर हुए हैं, कितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुए हैं, मतलब मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे पेंटिंग और म्यूजिक की। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आके आके मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी। ये हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जब हम कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये। बट मैं आपको अभी एक थोड़ा बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आते आते जो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एक तो रूरल पेंटिंग होती थी, मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग जो केव पेंटिंग्स होती थी, जो वॉल पे लिखी जाती थी, वो मुराल पेंटिंग हो गई। एक होती थी मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग जो डेवलप हुई, वो मुगल के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा हुई।
और इसकी जो फाउंडेशन थी वो हुमायूं ने लेकर ही थी। बाबर आया 1526 में, बाबर तो अपने साथ कुछ लाया नहीं। बाबर का बेटा था हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 तक रूल करा था। बट उस टाइम पे भी उसका ध्यान कुछ ऐसी पेंटिंग्स में था नहीं। जब वो एग्जाइल हो गया था, ठीक है, 15 साल वो ईरान चला गया था, और जब वो वापस आया था 1555 में, तब वो अपने साथ दो पर्शियन पेंटर्स को लाया था। एक था मीर सईद अली और दूसरा था अब्दुल समद। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो पूरी जो फाउंडेशन फाउंड करी है मुगल पेंटिंग्स की, वो हुमायूं ने करी है। ठीक है, जो पर्शियन फॉर्म ऑफ पेंटिंग है वो हुमायूं ही लाया है इंडिया में। कैसे? हुमायूं जब एग्जाइल से वापस आ रहा था 1555 में, अपने साथ दो पेंटर्स को लाया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। बट 1556 में हमें पता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है, वो लाइब्रेरी के सियाके से गिर जाते हैं और अकबर का रेन आ जाता है। तो ये जो दो पेंटर थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों अकबर की पैट्रोनेज में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, अकबर ने इनसे बोला था कि बहुत सारे लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट को लो और उनकी छोटी सी इलस्ट्रेशंस बनाओ। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा है, बीच में पेंटिंग है। ठीक है, तो एक पूरी पूरी इलस्ट्रेशन उसकी बनानी, ठीक है, बीच में पेंटिंग्स, यहाँ पे सारे टेक्स्ट है। तो अकबर ने इस काम के लिए बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम पेंटर्स को बोला था कि मेरे साथ ये काम करो। इसी टाइम पे महाभारत और रामायण के पर्शियन वर्जन्स भी लिखे गए मिनिएचर फॉर्म में। तो ये मिनिएचर फॉर्म है, बीच में पेंटिंग है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और उसे छोटे से बुकलेट में फ्रेम करा दिया, फिर कुछ और करा दिया। ठीक है, तो ये मिनिएचर फॉर्म होता है। तो अकबर के टाइम पे ही इलस्ट्रेशन ऑफ पर्शियन वर्जन महाभारत और रामायण हुई थी। अकबरनामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबरनामा ये है बायोग्राफी ऑफ अकबर। ठीक है, एक ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर, सो इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद लिखते हैं। ठीक है, ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी इज राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफी खुद लिखते हैं, बट जो बायोग्राफी है वो दूसरा लिखता है। तो जो अकबरनामा है वो किसी और ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। हम आगे देखेंगे। तो अकबरनामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस वाले टाइम की। मतलब मैंने बताया ये टेक्स्ट भी था, ठीक है, बीच में पेंटिंग होती थी अकबर की और साइड में ऊपर नीचे इसके टेक्स्ट लिखा होता था। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो था हमजानामा। ठीक है, इसमें 1200 पेंटिंग्स मिली गई थी। इसमें भी वही था, टेक्स्ट भी होते थे और पेंटिंग्स भी होती थी। 1200 पेंटिंग्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। बट जो पेंटिंग का क्लाइमेक्स है, मतलब जो पेंटिंग सबसे टॉप पे गई, वो अकबर के बेटे जहांगीर के टाइम पे गई। ठीक है, जहांगीर ने अबुल हसन और बिशन दास, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन जैसे पेंटर्स को अपनी कोर्ट में रखा था, उन्हें अपॉइंट करा था और उनसे वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। पेंटिंग्स के अलावा म्यूजिक भी डेवलप हुआ। अकबर पेट्रोनाइज करता था ग्वालियर के तानसेन को। तानसेन सबके ने सुना होगा। तानसेन वॉज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट म्यूजिशियन इन इंडिया। ठीक है, ही वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन इन इंडियन हिस्ट्री और ये ग्वालियर के बिलोंग थे। ये अकबर की कोर्ट में थे, अकबर के नवरत्न में से आते थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राग्स कंपोज करे थे। ये कंपोज है, नॉट अपोज्ड। सो ही कंपोज मैनी राग्स। तो ये था पेंटिंग एंड म्यूजिक के बारे में। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। मुगल एम्पायर के टाइम पे जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी। अकबर ने स्टार्ट करा था, या अकबर के टाइम टाइम पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। अबुल फजल काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे और हिस्टोरियन थे इस पीरियड के। इन्होंने प्रोज राइटिंग होती है एक, उसके स्टाइल को इन्होंने फॉर्म करा था। अबुल फजल, नॉट अबुल फैजी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एनी अकबरी और अकबरनामा, ये दो वर्क थे जो अबुल फजल ने लिखे थे। अबुल फैजल का एक भाई था अबुल फैजी, इसने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इन द पर्शियन लैंग्वेज? इट वाज अबुल फैजी, नॉट फजल। अबुल फजल का भाई था अबुल फैजी। अबुल फजल ने तो एनी अकबरी और अकबरनामा लिखा था, बट महाभारत को जिसने ट्रांसलेट कराया था पर्शियन लैंग्वेज में, ही वॉज अबुल फैजी। ठीक है, तुबी एंड नजीरी, ये भी दो इंपॉर्टेंट पोएट्स थे अकबर के टाइम पे। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर की बायोग्राफी लिखी गई थी, तो उसे कि जहांगीरी, ये काफ़ी फेमस है। और जहांगीर गियास बेग, नकीब खान और नियामतुल्लाह जैसे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करता था।
फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां ने भी अब्दुल हमिद लाहौरी, इसने पातशाहनामा लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा। ठीक है, ये भी बायोग्राफी है। तो अबुल हमिद लाहौरी और इनायत खान जैसे पोएट्स को या फिर स्कॉलर्स को अपनी कोर्ट में पेट्रोनाइज करवाया था। और हमिद लाहौरी ने लिखी थी पातशाहनामा, इनायत खान ने लिखी थी शाहजहांनामा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोनों। उसके अलावा दारा सिख हमें पता है कि कौन है। दारा सिख को था और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और औरंगजेब को बड़ा भाई। उसने भगवत गीता और उपनिषद को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था। So he was a very intellectual person who loved to read books. शाहजहां के चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हमें पता है कि औरंगजेब भी बहुत ज़्यादा पढ़ते लेते, उन्हें बुक्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बुक्स पढ़ते रहते थे हर टाइम पे। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे शाहजहां के बेटे। और जो दारा शिकोह थे उन्होंने तो भगवत गीता और उपनिषद को ही ट्रांसलेट करा दिया पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन लैंग्वेज के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई, जैसे बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती। ये सब भी डेवलप हुई। अब ये सब डेवलप होगी तो ये सारे वर्क जैसे रामायण है, महाभारत है, इन सारी लैंग्वेजेस में भी आएंगे। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में आएंगे। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, तुलसीदास जो अकबर के नवरत्न में आता था, ठीक है, अकबर की कोर्ट में था, इसने रामायण के हिंदी वर्जन लिखा था, जिसे आज हम जानते हैं रामचरितमानस के लिए। सबके घर में होती है, सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो रामचरितमानस ये लिखी थी तुलसीदास ने, हिंदी वर्जन ऑफ रामायण। तो ये था लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब तक हमने मुगल में क्या क्या देखा। हमने मुगल में पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, हमने 6 एम्पायर के बारे में देखा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, हमने इनकी पॉलिसीज देखी थी। फिर हमने इस पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा, हमने म्यूजिक एंड पेंटिंग देखी, हमने लैंग्वेज एंड लिटरेचर देखा, हमने इकोनॉमिक कंडीशन देखी, और हमने सोशल लाइफ भी देखी कि मुगल एम्पायर के टाइम पे कैसे सोशल लाइफ हुआ करती थी। तो अब 1707 आ जाता है और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है वो 1707 तक ही है। जैसी औरंगजेब की डेथ होती है उस टाइम के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, मतलब फेज स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजिशनल फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मिडिवल हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। बस एक वीडियो लास्ट बची है जो है मराठास के ऊपर। ठीक है, मराठास का हम थोड़ा पीरियड देखेंगे। औरंगजेब के टाइम से मराठा का अच्छा डेवलपमेंट औरंगजेब के टाइम से हुआ था, जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी आए थे। फिर हम देखेंगे कि मराठा पेशवा में कैसे बदले। ठीक है, और फिर हम पेशवा जो आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, बट हम उसका थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करके इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे।